नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें मैंने आपको दक्षिण भारत का जो राजवंश हैं तीन, जिसमें आपके चेर, पांड्य और चोल राजवंश के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। ये वीडियो लेक्चर थर्ड है इसका। पहले में मैंने आपको जो संगम हुए हैं तीन, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। उसका लिटरेचर, संगम कब कब हुआ, किस कौन कौन इसका अध्यक्ष होता है, उसके बारे में आपने जाना था। सेकेंड जो लेक्चर था आपके लिए जो मैंने प्रोवाइड किया, उसमें तीनों राजवंश चेर, पांड्य, चोलों के शासकों के बारे में डिटेल में आपको चैप्टर मिल चुका है और वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, उसको जरूर देखना। तीनों लेक्चर को आपने पहला देखना, फिर सेकंड देखना, फिर थर्ड देखना, को रिलेट करके आपने चलना है। ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम शुरू करेंगे कि ये जो तीन राजवंश दक्षिण भारत में कभी हुआ करते थे, इनकी जो न्याय व्यवस्था कैसी थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये कृषि कैसे करते थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये तमिल भाषा के जो शब्द है ना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सीटेट में और आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको शुरू करवाती हूँ। ये वो राजवंश है। पहले दक्षिण भारत का नक्शा जान लीजिए। ये वो चेर जो क्या है आपका, जो आधुनिक आज का जो केरल है वो साइड है, वो वाला। ये तमिल का जो तमिलनाडु का दक्षिणी पार्ट आ गया। ठीक है जी। ये आपका चोल राजवंश यहाँ पे। ये तीनों क्या थे, एक तरह से समकालीन पड़ोसी चल रहे थे उस टाइम पे। चेर थे, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, धनुष था। इस चीज को आपने याद रखना। इधर आपका जो चोल है इसका क्या था, बाघ था, और पांडे इनका मछली था। और इससे प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको इनकी राजधानियां, इनके शासक हैं, इनके द्वारा लड़े गए युद्ध है, और प्रथम शासक कौन था, अंतिम कौन सा था, और प्रतापी शासक कौन सा था। जब भी कोई वंश पढ़ते हैं उसमें हमेशा ये देखना चाहिए मेन कि पहले संस्थापक कौन था इसका। इसमें कोई प्रतापी शासक हुआ है? हाँ जी हुआ है। उसने क्या काम किए वो जानो उसके बारे में। अंतिम कौन सा था, इनका एरिया क्या था, इनकी राजधानी क्या थी, इस तरह से आपने जाना। इनकी उपाधियों के बारे में जानना चाहिए। और बहुत मजेदार है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा याद अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रशासनिक इकाइयां क्या थी इनकी, इनका न्याय प्रशासन कैसा था, इनका सैन्य प्रशासन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, और इनका कला और स्थापत्य के बारे में हमने इस वीडियो में जानना है। आइए शुरू करते हैं। और ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो ये चोल वगैरह जो हुए ना, इनका जो व्यापार है चोलों का, ये ऐसे करके इस रास्ते से, मतलब कि दक्षिण का और पूर्वी इलाकों में इस तरह से फैला हुआ था। इस तरह ये व्यापार के लिए आगे बढ़ा करते थे इस रास्ते से, यानी कि ये रूट हुआ करते थे। शुरू करते हैं। कहते जो राजा थे, इन तीन राजवंशों में कोई भी जो राजा हुआ करता था उससे हमेशा क्या है, ये उपेक्षा की जाती कि एक उम्मीद की जाती थी कि वो प्रजा के हित के काम करे, प्रजा के साथ उसका पुत्रों जैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके दुख सुख में हमेशा वो खड़ा होना चाहिए। क्या कहता है कि राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रजा हित को सर्वोपरि रखे, राजा प्रजा के साथ पुत्र वत व्यवहार करे तथा सुख दुख में सदैव उनके साथ रहे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। राजा से ये उम्मीद की जाती थी। राजा सामान्यतः युद्ध प्रेमी होते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। आज के जो हमारे सीएम हैं, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, इनसे क्या है, इनसे भी जनता यही उम्मीद करती है कि ये इनको क्या माने, अपना पुत्रों की तरह व्यवहार करे, अपना माने, हमारे सुख दुख में खड़े हों। राज्य सामान्यतः युद्ध प्रेमी होते थे, ये तो पता ही आपको, युद्ध इनको बड़ा प्रिय था। अनेक प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। ठीक है जी, क्या ये धारण करते थे, अनेक प्रकार की उपाधियां भी ये धारण करते थे। ठीक है जी, आपने याद रखना है। महाभोज उदयन जिरल, ये किसकी उपाधि है, कमेंट करके बताइए। इससे पहले के लेक्चर में बताया महाभोजन उदय जिरल, ये किसकी उपाधि है। कहते राजा के पश्चात युवराज का स्थान आता है। राजा के सेकंड नंबर पे कौन, युवराज। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन एवं अन्य पुत्रों को इलेगो की संज्ञा दी है। जो तमिल है ना, जो नीचे का जो अपना ये सारा का सारा जो लिटरेचर मिलेगा आपको तमिल भाषा में मिलेगा, और यहाँ पे तमिल भाषा यूज होती थी।
उसमें जो युवराज को यानी कि राजा के सबसे बड़े पुत्र को कोमहन बोलते थे और बाकी पुत्रों को इलेगे बोलते थे की संज्ञा दी गई है। इस युग में राजा अपने शासन कार्य के सुचारू संचालन हेतु ब्राह्मणों की सभा से सलाह एवं सहायता लेता था। राजा है वो क्या है, ब्राह्मणों की क्या लेता था, सलाह एवं सहायता लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संगम कालीन शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन आएगा, बताइए दक्षिण भारत के जो राजवंश थे वो किस धर्म के अनुयायी थे। आपको पूछेंगे संगम कालीन बताओ, तो क्या बताओगे, ब्राह्मण, क्योंकि इन्होंने यज्ञ करवाए हैं, है ना, और इन्होंने संगम साहित्य जो आपको तोल का जो पीएम है अगस्त्य ऋषि है, दक्षिण भारत का जो आर्यकरण जिन्होंने किया था अगस्त्य ऋषि ने, नकीर हैं, ये क्या थे, ब्राह्मण थे। आगे है, राज्य की राजधानियों में राजसभा नालवे हुआ करती थी। नालवे अब तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है जी। राज्य की जो राजधानी, जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरह से इनकी भी राजधानी हुआ करती है अपने अपने साम्राज्य की, तो ये वहाँ पे एक राजसभा करते थे यानी कि मीटिंग करते थे। उसी तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, नालवे बोलते हैं, जिसमें राजा प्रतिदिन प्रजा की कष्ट सुनता था एवं उनके साथ न्याय करता था। मतलब उनके कष्ट सुनना और उनका न्याय करना। आगे ये है कि कुछ प्रमुख पदाधिकारी संगम काल के दौरान राजा के सहचर के रूप में शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो इस प्रकार है। जैसे मंत्री, जो राजा के सहचर, सहचर का मतलब राजा का साथ देने वाला, राजा के साथ में मतलब अपना सहयोग करने वाला, इसे तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, अमाईचान। अमाईचान, थोड़ा सा मेरा प्लीज आप एडजस्ट कर लेना। पुरोहित, पुरोहितार बोलते थे। सेनापति को सेनापतियार बोलते थे। दूत या राजदूत को दूतार बोलते थे। गुप्तचर को क्या बोलते थे, ओरारर। एक क्वेश्चन बताइए आपको जो मैंने पढ़ाया था, आपको हर्यंक वंश जब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताइए कि गुप्त वंश है चाहे मौर्य काल है, उसमें भी सेम था कि गुप्तचरों को क्या कहते थे, गुप्तचर का नाम क्या था, क्या कुछ एक अलग से एक इनका संबोधन करते थे, गुप्तचरों को क्या बोला जाता था। क्वेश्चन आया वो एग्जाम में। आगे देखते हैं, इनकी प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयां मतलब इनका अपने साम्राज्य में जो प्रशासन चलाने के लिए क्या क्या स्टेप बनाए हुए थे वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल के दौरान एक महत्वपूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। ये क्या बोलते थे, मंडलम, ठीक है जी, स्टेट को, पूरे साम्राज्य को, सॉरी देश को, यानी पूरे राष्ट्र को, जैसे चोल मंडलम, चेरम मंडलम इत्यादि। मंडलम के पश्चात नाडु तथा नाडु के पश्चात उर का स्थान आता था। नाडु व उर क्रमश प्रांत व नगर थे। यानी कि मैं पंजाब नाडु में रहती हूँ, तमिल भाषा का शब्द है नाडु, जो स्टेट के लिए यूज होता है, तो मैं कौन से नाडु में रहती हूँ, पंजाब में, ऐसे करके। और उर है नगर के लिए। कहते उर के अंतर्गत आने वाले बड़े ग्राम को पैरूर, अब गांव को क्या बोलते हैं, हम गांव बोलते हैं ना, ये पैरूर बोलते हैं तमिल भाषा के। मजा आता है नए भाषा के शब्द सीखने का, कोई इसमें याद करना नहीं है आपने, आप ये समझो कि आपको जैसे आप वहां पे गए हो, तमिल भाषा के नए शब्द जानो आप, इसमें क्या है। छोटे गांव को सिरूर कहते थे, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त तटीय नगर को, जो तट वाले इलाके, जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे वाले को पत्तनम, और उपनगर को चेरी तथा पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी, पक्कम के नाम से। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में से या हम कहीं जाते हैं तो हमें कुछ नए नए शब्द देखने को मिलते हैं, तो आप हैरानी जाता है, अच्छा तुम्हारे इस चीज़ को ये कहते हैं, हमारे इस चीज़ को ये कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, इजीली याद कर पाओगे। मंडलम किसको बोलते हैं, पूरे साम्राज्य को। नाडु स्टेट को। उर क्या बोलते हैं, उर किसको बोलते हैं, नगर को, ठीक है जी। और उर के अंतर्गत जो बड़ा ग्राम होगा उसे क्या बोलते हैं, पैरूर। छोटे गांव को सिरूर, स से शॉर्ट यानी छोटा। आगे है, और जो तटीय इलाका पत्तनम, पत्तनम से तो याद हो ही जाएगा, इजी है। उपनगर को यानी कि
नगर तो बड़ा हो गया और छोटे नगर को, उपनगर छोटे नगर को बोलेंगे क्या बोलेंगे, चेर बोलेंगे, तथा पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम के नाम से जाना जाता है। इस काल में मुख्य मार्ग सड़क को सलाई, सड़क को क्या बोलते थे, सलाई, तथा नगर की गली को तेरू कहते थे। नगर की गली को क्या कहते, तेरू कहते, तेरू। संगमकालीन प्रशासनिक संरचना में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव होती थी। ये गांव तो भी सबसे, वैसे भी सबसे छोटी इकाई, आज भी सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है, ठीक है जी। और हर गुप्त काल देख लो, मौर्य काल देख लो, हर्षवर्धन का देख लो, चाहे कोई भी ऐसे जितने भी अपन साम्राज्य बड़े बड़े पढ़ते हैं, सबसे छोटी प्रशासन की जो इकाई है गाँव ही मिली है अभी तक। और क्या होगी इसके बाद, उसके बाद जो वैदिक काल में आप कुल पढ़ते हो, परिवार, कुलपति, वो अलग है वैदिक काल का, उनका क्या है, सबसे छोटी इकाई कुल मानी जाती है। आगे क्या है, नगरीय प्रशासन के संचालन हेतु नगर सभा होती थी। अब नगर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो वहां पे एक क्या है, संस्था है जिसका नाम के नगर सभा है। जबकि ग्रामीण स्तर पर यहाँ कार्य ग्राम सभा करती थी, जिसे अवे कहा जाता था। ग्राम में कौन चलाएगी प्रशासन, ग्राम सभा चलाएगी। इसे क्या बोलते, अवे बोलते, अवे तमिल भाषा का शब्द है। तो बड़ा अच्छा लगा ये इन शब्दों को जानकर। तो हमारा कल्चर जो इंडिया का है दी बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। कहते नगर सभा का मुख्य कार्य राजा को न्याय करने में सहायता प्रदान करना होता था, जबकि ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र सिर्फ गांव तक ही सीमित होता था। ठीक है जी। नगर सभा का काम था कि राजा को न्याय में हेल्प करे, लेकिन जो ग्राम सभा थी उसका मुख्य काम क्या था कि गांव में ही वो अपना प्रशासन वगैरह न्याय वगैरह करते रहे, उसका इतना मतलब कि पहुंच राजा तक नहीं रखी गई। अवे क्या थी, ग्राम सभा। अवे स्थानीय स्तर पर व्यापार, रोजगार, विवादों के समाधान से संबंधित कार्य देखती थी। अवे यानी ग्राम सभा, जैसे आज भी गांव में ग्राम सभा जो होती है, जो पंचायतें वगैरह वो देखती हैं, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के लिए विधि निर्माण, कानून निर्माण करते समय राजा ग्राम सभाओं से विचार विमर्श करता था। गांव के लिए जब ग्राम सभा अवे यानी कि कोई रूल रेगुलेशन बनाएगी तो राजा से विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है जी। इसी व्यवस्था का परिणाम यह रहा कि कालांतर में स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली का एक प्रमुख अभिलक्षण बन गया। ठीक है जी। और यही बाद में क्या बन गया, चोलों का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका एक अंग बन जाता है। मंडल किसे कहते हैं भाई, संपूर्ण राज्य को, चोल मंडलम, चेर मंडलम। नाडु किसको कहते हैं, प्रांत को। उर किसे कहते हैं, नगर को। पेरूर कहते हैं बड़े ग्राम को। सिरूर कहते हैं छोटे ग्राम को। ठीक है जी। और जो पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम बोलते हैं, इस चीज को आपने याद में रखना है। और जो अपना पत्तन यानी कि अपना कोस्टल एरिया के पास जो क्षेत्र उसे बोलते पत्तनिम बोलते हैं। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है। और जो सड़क को क्या बोलते हैं, सिलाई बोलते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। हाँ जी, इनका टैक्स, अब ये राजा लोग थे, इनका मतलब आप ये बताओ, राजा लोग थे जो, इनका इनकम का साधन क्या था। कोई भी राजवंश पढ़ लो आप, चाहे कोई भी, टैक्स हुआ करता था। सबका अलग अलग तरीका था, कितना भाग लेना है उपज का, नगद कितना लेना है, जैसे हिरण्य बोलते थे गुप्त काल में और ये अपने हर्षवर्धन काल में। तो हर जो राजवंश पढ़ोगे ना, उसमें जो आमदन का मुख्य साधन है वो कर होता था, और कृषि कर मेन हुआ करता था इनका। देखो जरा, कहते कृषि उत्पादन का छठा भाग 1/6 लेते थे भाई ये, ठीक है, होता था, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता था। माँ तथा बेल्ली भूमि माप की इकाइयां थी। माँ एक मतलब तमिल भाषा के शब्द, और बल्ली ये क्या है, बेल्ली, बेल्ली क्या है, भूमि माप, भूमि को मापने की इकाइयां हैं। आगे देखते हैं। इस युग में व्यापार करने वाले व्यापारियों से सीमा शुल्क और पथकर रूप में चुंगी वसूल की जाती थी। जो व्यापारी लोग अपना सामान यहाँ से वहां बेचने जाते थे, उनसे चुंगी कर भी लिया जाता था, और क्या, पथकर, जिस रास्ते पे वो चल के आए वो कर लिया जाता था। ठीक है जी, जिससे राज्य को अच्छी आय प्राप्त होती थी। पथकर एवं सीमा शुल्क को क्रमश उल्गू, जो रास्ते पे चल के आए जिस रास्ते से, उसे क्या बोलते, उल्गू कर, और सुगम यानी कि चुंगी कर। ठीक है जी, क्या बोलते, चुंगी कर।
आगे देखते हैं, के नाम से जाना जाता था। इस काल में राजा युद्ध से भी धन अर्जित करता था। किससे? युद्ध करके, ठीक है जी। धन दौलत जो लूट के लाते थे वो भी एक आय का साधन था। कुछ विद्वानों का मत है कि इस युग में चोलों के पास कोषागार भी होते थे। कोषागार मतलब कोष, धन कोष इकट्ठा करने वाला, ये हुआ करता था, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं। कर संबंधी शब्दावली हम देख लो आप। माँ और बेली क्या है? माँ और बेली भूमि माप की इकाइयां हैं। करिया इरिया कुड़मे, करिया इरिया कुड़मे, क्रिया इरिया कुड़मे, ये क्या है? भूमि कर है। उल्ल क्या है? सुगम क्या है? ये भूमि कर है आपके। पथकर, और ये मैंने बता ही दिया, यहाँ पे गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़ देना था। आगे है इरादू। इरादू पीडीएफ में आपको सही करके मिल जाएगा। इरादू क्या है? जबरन वसूल किए जाने वाला टैक्स, ठीक है जी। कुड़मे और पादू क्या है? कुड़मे और पादू क्या है? राजा को दिए जाने वाला कर है। और सीमा शुल्क कौन सा बताओ? सीमा शुल्क में से सुगम है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे, तो पीडीएफ में आपको सही करके मिल जाएगा। और मेन आपको ये 3-4 ये याद रखने इस चीज को। आगे देखते हैं, यहां देखिए न्याय प्रशासन देख लेते हैं इनका क्या है। देखो, कहते इस युग में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सीजीआई हुआ करता था भी राजा। बताइए, हर राजवंश में राजा ही होता था, सीधी सी बात है। सभी तरह के मामले की सुनवाई के लिए अंतिम अदालत माना था। लास्ट आपकी जो अपील है कहां तक जाएगी? राजा के पास जाएगी। राज्य का सर्वोच्च बड़ा न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट राजा की सभा होती थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। इसे मंदम कहते थे। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे? मंदम। और मन्नम किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देने से पहले न्यायिक जांच करता था। मन्नम क्या था? जो वकील हुआ करते थे उस टाइम पे, जजमेंट देने वाले। इसी दौरान बंदी गृह भी स्थापित किए गए थे। बंदी बनाओ गृह में, उस बंदी गृह में यानी कि उस कमरे में बंद कर देना, तथा कठोर दंड देने का विधान था। जैसे चोरों के हाथ व झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट दी जाती थी। समझ में आ रहा है? झूठी गवाही दे दी है ना, और चोरों के हाथ काट देना, झूठी गवाही देने पे जीभ काट देना, ये उस टाइम पे क्या था? सजा देने का तरीका था। अब इनकी सेना कैसी होती थी? हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। अच्छा, ये 3 राजवंश हुआ करते थे, तो इनके पास, राजाओं के पास सेना, इनकी आर्मी भी होती होगी, जैसे आज भी हमारी भी तो आर्मी है, तो इनकी आर्मी कैसी होती होगी, ये क्या करते होंगे, इसमें क्या क्या था? सुनो ध्यान से। राजा अपनी सेना में पेशेवर सैनिक रखते थे, ठीक है जी, तथा सेनापति को अनाड़ी, ए नाड़ी कहा जाता था। तमिल भाषा का शब्द है अनाड़ी, मत समझ लेना वो वाला। सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक शामिल थे। चतुरंगनी, चतुरंगनी बोलते 4 तरह की, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, रथ पैदल भी थे, ये आपने याद रखना है। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। तो अब क्या बोलोगे? चतुरंगनी सेना मौजूद थी। विद्वानों के माने तो इस दौरान रथों में घोड़ों के स्थान पर बैलों का प्रयोग किया जाता था। बैल, ऑक्स, ठीक है जी। अब मतलब घोड़ों की जगह पे विद्वान कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती, विद्वान कईयों का कहना है कि वो क्या यूज करते थे? घोड़े के स्थान पे बैल का यूज किया करते थे। और नौसेना, अच्छा नेवी, ठीक है जी, नेवल जो फोर्सेस है वो भी थी। कहते नौसेना भी संगमकालीन सैन्य बल का हिस्सा हुआ करती थी। सैनिकों को एकत्रित करने के लिए शंख व नगाड़ा बजाया जाता था, पता ही है आपको, इकट्ठा करने के लिए। युद्ध में तलवार, धनुष, बाण, बर्छे, भाले, कवच, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त किए जाते थे। शासक वर्ग के आवास पर शस्त्र महिला रक्षिकाएं तैनात की जाती थी। महिलाएं भी, वो आपने देखी होगी ना बाहुबली पिक्चर में, जो वो क्या थी उसका नाम, देवसेना करती थी ना वो, तीर कमान, ये तो जो महल थे ना वहाँ पे लेडीज को, लड़कियों को भी यानी कि फीमेल्स भी क्या है रक्षिकाएं होती थी और हथियारों से लेस होती थी वो। युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों को नामोल्लेख युक्त पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। युद्ध में मारे गए सैनिकों की प्रतिमा बना के उसका नाम लिखा जाता है उसकी याद में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब इतना अच्छा इनका व्यवस्था हुआ करता था। आगे बढ़े, इनका समाज कैसा था? समाज कैसा जान लेते हैं। कहते संगम समाज के बारे में जानकारी मूलतः संगम साहित्य से प्राप्त होती है।
संगम के जो समाज के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेंगी? संगम साहित्य से, शिल्पाधिकारम से, मणि मेखले, है ना, और वो था अपना एक जीवक चिंतामणि, वल्लभपति, ठीक है जी। वहाँ पे जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा उस समाज में नर्तकी भी हुआ करती थी, उस समाज में पति अपना पत्नी को छोड़ दिया करता था, राजा इस तरह से सजा दिया करता था, किसकी पूजा होती थी, मतलब इन बातों को, जो कहानी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सुनाई थी, अब अगर यहाँ दोबारा सुनाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सुनो ध्यान से। कहते संगम समाज के बारे में जानकारी मूलतः संगम साहित्य से प्राप्त होती है। इसके अनुसार संगम समाज आर्य द्रविड़ जातियों का मिला जुला रूप था। देखो द्रविड़ जो हैं यहाँ के मूल निवासी है, आर्य तो बाद बाहर से आए थे, बताया था ना, मैक्स मुलर मध्य एशिया से आया है, उसने बताया था, यानी कि मैक्स मुलर नहीं आया था, उसने ये कहा था कि जो आर्य हैं मध्य एशिया से आए हैं। तो जो ये आर्य आए, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारत में आर्यकरण किया और यहाँ के रहने वाले लोगों को अनार्य कह के पुकारा और अपने आप को श्रेष्ठ कहा। और जो कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ है और आर्य, इनकी मिली जुली जातियां आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। जो अपना वैदिक काल वाला लेक्चर जरूर देखना है, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। संगम ग्रंथ पुरनानूर में 4 जातियां, तुड़ियन, पाड़न, पेडियन, कडम्बन। अब बोलो कि मैडम कैसे बोल रहे हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है ऐसे बोल के, ये तमिल भाषा की शब्द है। तुड़ियन, पाड़न, पेडियन, कडम्बन का उल्लेख मिलता है, ठीक है जी। इस समाज में वर्ग विभेद भी था, एक जैसे कहते हैं वर्ग का, ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग, ऐसे भेदभाव भी था। कहते सामाजिक व्यवस्था में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता था, जो विभिन्न सुख सुविधाओं का उपभोग करता था। शासकों व योद्धाओं के वर्ग को अरसर वर्ग कहा जाता था। शासकों व योद्धाओं को क्या बोलते थे? अरसर वर्ग कहते थे। ब्राह्मणों का स्थान भी कमोबेश शासक वर्ग के समकक्ष ही था। यह भी समाज का विशेषाधिकृत वर्ग था, ठीक है जी, चूंकि शासक वर्ग ब्राह्मण धर्म अनुयायी था, ठीक है जी। ब्राह्मणों को क्या बोलते थे? कमोबेश शासक वर्ग के समकक्ष, मतलब कि इनको शासकों के बराबर ही माना जाता था, इनका बड़ा रिस्पेक्ट था उस जगह पर। और इनके द्वारा किए जाने वाले वैदिक यज्ञ आदि धार्मिक कामकाज ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न कराए जाते थे, इसलिए समाज में ब्राह्मणों का महत्व स्वयं में ही बढ़ जाता था। ब्राह्मणों का महत्व था, ब्राह्मण धर्म को ये मानते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे है राजा द्वारा उन्हें उपहार, पुरस्कार, धनराशि, भूमि आदि भेंट स्वरूप दिए जाते थे तथा ब्राह्मणों की हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मणों का यानी कि समाज में बहुत बड़ा स्थान था, इन्हें बहुत सारे मतलब कि धन वगैरह, भूमि, धनराशि, पुरस्कार उपहार में मिलते रहते थे, ठीक है जी। और अगर कोई ब्राह्मण की हत्या कर देता था, सबसे बड़ा जुर्म कर दिया उसने। आगे देखते हैं, ब्राह्मण विद्वानों के वर्ग को सुडम वर्ग कहते थे। क्या बोलते थे? सुडम वर्ग। और रॉयल वाले फैमिली के वाले की राजा और उसके जो खानदानी लोग हैं उनको क्या बोलते? कमोबेश। आगे है, कृषक व व्यापारी भी संगम समाज के क्या थे? प्रमुख अंग थे। इस काल में धनिक कृषक व लार तथा भूमिहीन कृषक, मजदूर, कैडिसियार, ये सीटेट के एग्जाम में भाई आया हुआ है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अंडरलाइन कर लो। जो रिच जो एग्रीकल्चर था, फार्मर था, रिच फार्मर को क्या बोलते थे? ये क्या? वेलार। और पुअर फार्मर को क्या बोलते थे? जो मजदूरी भी साथ में करना पड़ता था, पुअर वाले को क्या, जो भूमिहीन, जिसके पास खुद की भूमि नहीं थी, वो किसी और की भूमि पे क्या खेती करता था या मजदूरी करता था, उसे क्या बोलते थे? कैडिसियर। कैडिसियर, ये 2 बात को भूलना मत, याद रखना। कृषकों का प्रधान वेलर कहता था, ठीक है जी। जो फार्मर यूनियन का प्रधान था उसे क्या कहते थे? वेलर। व्यापार वाणिज्य भी बेहतर व्यवस्था में था। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? वेनिगर। अब मेरी बात सुनो, मौर्य काल में जो आपको मैंने पढ़ाया था, तो जो व्यापारियों के वर्ग को क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे, है ना। आगे है, व्यापारियों को उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे पुलियन दस्तकार जो थे, एनियर शिकारी लोग को, पर्दवर मछुआरे आदि को।
संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है भी इनमें से क्या चीज संगम काल की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी। आगे सुनो ध्यान से। इसके अतिरिक्त बंदरगाह क्षेत्रों में रहने वाली हिंद, यवन, अरब आदि विदेशी जातियां भी संगम काल समाज का हिस्सा थी। यद्यपि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, जैसे संगम साहित्य में नेचलियर, ओवियर आदि कवित्रियों का नाम का उल्लेख हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ये वैदिक काल की विदुषियां हुआ करती थी। इसी तरह से संगम काल में भी विदुषियां हुआ करती थी। नेचलियर, ओवियर कवित्रियां थी, ये कवियों का जो मतलब है कविताएं लिखती थी ये। आगे देखते हैं। हाँ जी, तथापि विधवाओं की दशा दयनीय थी। जो विधवा औरतें उनकी दशा की थी बहुत खराब थी। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, समाज से अलग कर देते थे उनको। अंततः विधवाओं को सती तक होना पड़ता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो संगम काल में सती प्रथा थी? हाँ जी थी। दास प्रथा थी? नहीं थी। मतलब कि लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी थी, कवित्रियाँ थी, लिखा पढ़ा करती थी, लिखा पढ़ा करती थी। विधवाओं की स्थिति अच्छी थी? नहीं थी। समाज से उनको अलग कर दिया जाता था। समाज में वैश्यावृत्ति का प्रचलन था? हाँ जी था। बाकी बातें सारी आपको हाँ में मिल रही है, सिर्फ एक बात ना में मिली है, क्या कि दास प्रथा नहीं थी, बाकी सारी बुराइयां थी। तमिल भाषा में रचित संगम ग्रंथ तोल्कापियम में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुरूप 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। तोल्कापियम की रचना किसने की थी? तोल्कापियर ने। तोल्कापियर किसका शिष्य था? अगस्त्य ऋषि का। जो सेकंड संगम होता है ना, पहले तो क्या है अगस्त्य ऋषि उसको संचालन शुरू करता है, लेकिन उसके बाद में तोल्कापियर संभालता है उस। और थर्ड जो संगम हुआ था वो किसके? नक्कीर, याद रखना। आगे देखते हैं। समाज में परिणय प्रेम विवाहों को भी मान्यता प्राप्त थी, लव मैरिज। उनकी प्रकृति के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था। ये प्रकार थे पंचचितने, ककणे तथा पेरुदिने। इनमें पेरुदिने विवाह का प्रचलन संगम काल में सर्वाधिक था। विवाह हेतु लड़के की आयु, लड़का कितना चाहिए? 18 साल का, जबकि लड़की कितनी की उम्र की हो? 12 साल की निर्धारित की गई थी। संगम समाज में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार की क्या थी? मान्यता थी। चावल संगम वासियों का मुख्य स्टेपल फूड था भाई, ठीक है जी, स्टेपल फूड। जैसे ना अभी भी जो दक्षिण भारत है, जो अपना कोस्टल एरिया की जितने भी स्टेट पड़ते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ का जो स्टेपल फूड है, जो ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है, वो चावल ही है। आगे देखते हैं। कहते हैं सांभर, दूध चावल से निर्मित अप्पम, हलवा आदि विशिष्ट व्यंजन भी संगम काल में उपभोग्य थे। नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, क्या करें, चलो पढ़ाने के बाद देखते हैं। इसके अतिरिक्त पेय पदार्थों में मुन्नीर नामक विदेशी मदिरा, अब ये दारू पीते थे, कौन सी? मुन्नीर, मोटा संतरा है ना, जुगनी, और ये क्या पीते थे? मुन्नीर पीते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, धार्मिक स्थिति देख लेते हैं इनकी। संगम काल में मुख्य धर्म ब्राह्मण या वैदिक धर्म था। क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली टिक कर पाओगे कि इनका धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म का ये क्या है, और वैदिक धर्म को अपनाते थे। जनश्रुतियों के अनुसार इसे उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण में ले जाने का श्रेय अगस्त्य ऋषि व कौंडिन्य ऋषि को दिया गया था। मतलब उत्तर भारत से ये एंट्री मारी थी इन्होंने, है ना, और इन्होंने दक्षिण भारत में किसने? अगस्त्य ऋषि ने और कौंडिन्य ने। कौंडिन्य ऋषियों ने क्या किया? दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। कहते दक्षिण भारत में आज भी अगस्त्य पूजा होती है। उस काल में तमिल समाज शिव, विष्णु, इंद्र, बलराम, कृष्ण आदि विभिन्न उत्तर भारतीय देवताओं की उपासना करता था। मुरुगन याद रखना इस देवता का नाम। मुरुगन एक प्राचीन देवता थे, ये बड़े फेमस है जी, आते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। इनका जो प्रतीक चिन्ह मुर्गा था तथा अस्त्र बर्छा। अस्त्र क्या था इनका? बर्छा, और इनका चिन्ह क्या है? मुर्गा, और अस्त्र इनका क्या? बर्छा। जैसे आप कहते हैं ना भगवान शिव का त्रिशूल होता है, तो मुरुगन जो भगवान है उनका जो अस्त्र है जो हाथ में पकड़ने वाला वो है बर्छा। बर्छा भी एक हथियार होता है। आगे चलकर इनका नाम क्या बढ़ गया? सुब्रमण्य।
आपको जो से नाम मिलेंगे ज़्यादातर दक्षिण भारत के जितने भी है वो अपने नाम के साथ सुब्रमण्य ज़्यादातर आपको देखने को मिलते होंगे। आगे देखते हैं, कालांतर में ब्राह्मण धर्म के क्या था, एक मिनट, पुरोधाओं ने इनका संबंध शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय से स्थापित कर दिया। बाद में मतलब कि ब्राह्मण में धर्म में क्या बोला गया कि जो मुरुगन है या सुब्रमण्य है जो है ये भगवान शिव का जो बड़ा बेटा है, कौन, कार्तिकेय, ये उनका ही रूप है ये, ठीक है जी। ये बाद में ऐसा कहा जाने लगा। तो कोरिलेट कर लेना चीजों का, चिन्ह क्या है इनका, मुर्गा है, अस्त्र क्या है इनका, बर्छा है। आगे देखते हैं, एक मान्यता के अनुसार कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की एक महिला भगवान मुरुगन की पत्नी थी। एक मान्यता है, कहा जाता है एक क्या नहीं थी, कुर्वस नाम की एक जो पर्वतीय जनजाति की एक महिला थी वो क्या है, भगवान मुरुगन की पत्नी थी। प्रमाण के तौर पे देखें तो कावेरी पत्तनम जो पुहार में इंद्र का मंदिर अवस्थित था जिसे वज्रकोट्टम कहा जाता है। किस क्या बोलते हैं, वज्रकोट्टम। भगवान विष्णु को तिरुमल तथा उनके मंदिर को विनागर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनागर। इसके अतिरिक्त मणि मेखले में हुई एक कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा भी संगम समाज में शिव आराधना के प्रचलन की ओर इशारा करते हैं, ठीक है जी। अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार में अग्निदाह समाधिकरण दोनों प्रथाएं सम्मिलित थी, यानी कि जलाते भी थे और दफनाते भी थे, दोनों प्रथाएं इनकी यहाँ पे सम्मिलित थी। मतलब कि डेड बॉडी को जो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं दो प्रकार से ये करते थे, बॉडी को जला दिया लकड़ियों के अंदर या फिर उसको दफना दिया। इसके अलावा संगम समाज में आंशिक समाधिकरण व पूर्ण समाधिकरण दोनों प्रकार का प्रचलन था। आंशिक क्या होता है, पहले क्या करते थे, डेड बॉडी को खुला छोड़ दो कहीं पे खुले में, तो जानवर पशु पंछी जो खा लेते थे, जो बचा कुचा था उसको एक उसमें जमीन में दफनाते थे, उसे बोलते थे आंशिक समाधिकरण। या फिर पूरी की पूरी बॉडी, डेड बॉडी को जमीन में दफना देना, ये पूर्ण समाधिकरण हो गया। आगे देखते हैं, यद्यपि ब्राह्मण धर्म को संगम समाज में प्रमुखता प्राप्त थी लेकिन वहां बौद्ध व जैन धर्म का विकास भी हुआ। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम प्रभाव किसका था, ब्राह्मण धर्म का। आगे बढ़ते हैं, कला इनकी देख लेते हैं, स्थापत्य देख लेते हैं। संगम कालीन कला व स्थापत्य के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों, बर्तनों आदि को शामिल किया जाता है। इस दौरान निर्मित हुए भगवान विष्णु का मंदिर, शिव का मंदिर आदि प्रमुख थे। पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह मुजीरिस में स्थित अगस्टस का मंदिर भी विशेष उल्लेखनीय है। इस काल में कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के घरों का निर्माण होता था। पक्के घर सामान्यतः पक्की ईंटों से, जबकि कच्चे घर घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। सिंपल बात है। घरों के निर्माण में उपस्थित यह विषमता सामाजिक विभेद को भी सूचित करती है। इनके घरों को देखने से पता लगता है कि सामाजिक क्या थे, समानता नहीं थी, अमीर भी थे गरीब भी थे। सामाजिक जो व्यवस्था थी वो गरीब अमीर में बंटी हुई थी। इसके अलावा चेर शासकों द्वारा अत्यंत कम मात्रा में आहत सिक्के ढलवाए गए। चेर आपका कौन से, जो केरल वाला, ये वाले इन्होंने कम सिक्के ढलवाए थे जो सीमित स्तर पर आंतरिक व्यापार संचालन में सहायता प्रदान करते थे। विभिन्न राज्यों में उपस्थित सुरक्षा प्राचीर, यज्ञ हेतु निर्मित वेदिकाएं आदि भी संगमकालीन कला स्थापत्य के विकास की ओर संकेत देते हैं। इनके टाइम पे जो यज्ञ करने के लिए जो वेदिकाएं बनाती है ना, जिसमें यज्ञ करते हैं, उसका भी क्या है उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या स्थापत्य कला का अच्छा नमूना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।